नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कल हिसार में हुई पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। सीएम के दौरे के बाद जिस तरह से हिसार की सड़कों पर हंगामा हुआ, उसने सियासत के तो जैसे संजीवनी दे दी। लेकिन विपक्ष के हमले के बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदेश में शुरू हुआ आंदोलन, उपद्रव और सियासत। तो वहीं हासिल लाठीचार्ज को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि क्या किसी अस्पताल का उद्घाटन इतना जरूरी था कि खुद सीएम वहां पर पहुंच जाते। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। किसानों से बातचीत करने की बजाय, तीनों काले कानून वापस लेने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनका खून बहाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार जब जब लोगों के बीच में निकलेगी, उन्हें लोगों का ऐसा सामना करना पड़ेगा और ये दमनकारी नीतियां कभी आपके काम नहीं आएंगी। आप लोगों का विश्वास खो चुके हैं। आप लोग माफी मांगिए और अपने अपने पदों से इस्तीफा दीजिए। ये सरकार जानी चाहिए। खट्टर सरकार ने अपनी राजनीतिक कब्र खोद डाली है। आज भी वक्त बचा है खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जो इंद्रोताई पुकार कर किसानों को फुसफुसलाया करते थे, आज भी इस्तीफा देकर टीकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच में जाकर बैठ जाइए, वरना हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का गरीब, हरियाणा का अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के भाई बहन, हरियाणा का आड़ती और दुकानदार और मेहनत कश धरती पुत्र किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा सुना आपने, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो वहीं रविवार के दिन हिसार में हुई घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, इस तरह कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से पथराव और तोड़फोड़ की गई है, मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने हिसार की घटना को लेकर बयानबाजी कर रही कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। कैबिनेट मंत्री ने आंदोलनकारी नेता गुरनाम चढ़ूनी पर पलटवार करते हुए कहा कि आज कोरोना से मौतें हो रही हैं, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी और राकेश टिकैत के पास सारा ज्ञान है। पता नहीं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, भगवान ही जानता है, जो बिना किसी तकनीकी जानकारी के 5G से मौतें बता रहे हैं। मेरा मानना है कि जो कुछ भी हुआ है वो बेहद गलत इन लोगों ने किया है। जहाँ देश की जरूरत आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो कोविड से प्रभावित लोग हैं उनके लिए सुविधा मुहैया कराना, और उसी काम में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और कल उन्होंने जिस प्रकार से पानीपत में, हिसार में, फरीदाबाद में नए हॉस्पिटल खोले और यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल का उन्होंने शुरुआत की है, यहाँ तो एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ में जिस प्रकार का विरोध का एक तरीका बनाया और जिस प्रकार से तोड़ फोड़ और पुलिस के ऊपर पथराव करना और कानून को ना मानना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं इसके लिए भी जो विपक्ष है उसकी भी मैं आलोचना करता हूँ इस बात के लिए कि गलत बात को भी वो गलत नहीं कह रहे, वो गलत बात को भी सही साबित करने की कह रहे कि उसको ये किसानों के ऊपर अत्याचार है और किसानों ने ऐसा किया। देखिए, अब इतने समाज में लोग हैं, अब अगर मैं भी किसान हूँ, मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आज कितने ही लोग हैं जो गलती करते हैं, वो किसान भी हैं, लेकिन किसान का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई राइट मिलेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई कुछ ना कहेगा। दुनिया में G7 चल रहा, आमीबाल G5 पे है, और अगर G5 कुछ करता है तो निश्चित तौर से जो वैज्ञानिक हैं, जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, वो कुछ कहेंगे। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो चुड़नी साहब के पास है, ये सारा का सारा ज्ञान जो है राकेश टिकैत के पास है। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गए, ये तो भगवान ही जाना कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गए जहां से इतना ज्ञान अर्जित करके लेकर आए ने। और ये कह रहे कि कोरोना को भी ये कह रहे कि कुछ नहीं है और उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और G5 को कहते हैं कि G5 ने सत्यानाश कर दिया, G5 की वजह से पैसे लोग मर गए, जबकि लोग तो कोरोना की वजह से मरे।
तो आंदोलन, उपद्रव और सियासत, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण अत्री जी, जनता टीवी पर। सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि अगर आखिरी दौर की बातचीत करें तो 12 जनवरी वो तारीख थी जब आखिरी दौर के किसानों के साथ बातचीत हुई। आपको नहीं लगा कि इस बीच बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रकरण को हल करना चाहिए ताकि ये सिचुएशन ही ना होती? देखिए, जो आखिरी बातचीत थी वो 12 जनवरी नहीं थी, जनवरी। वो सरकार ने वार्ता करते हुए अपना प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं को दिया था। सरकार ने कहा था कि हम इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि होंगे। वो कमेटी बैठ के आपस में विचार कर लेगी। और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ये बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है, अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ है तो वो आप लेके आए, जो कि किसान संगठनों की तरफ से नहीं गया। पहली चीज तो है ये। दूसरी बात ये है, देखिए हो क्या रहा है, जो ये एजेंडाधारी हैं, जिनका एजेंडा देश में अराजकता फैलाना है, जो किसान का चोला पहन के लगातार अराजकता फैला रहे हैं। आपने भी देखा 26 जनवरी की घटना आपने देखी, हिसार में जो कल हुआ, एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के ऊपर जो हंगामा किया, अस्पताल के ऊपर हमला करने की कोशिश, पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश, ये है इन एजेंडाधारियों का असली एजेंडा। ये नहीं चाहते कि इस कोरोना काल में जब एक एक ऑक्सीजन बेड की लड़ाई है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार सरकार कोशिशें कर रही है, और जब एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो ये किसान का चोला पहन के पहुंच जाते हैं वहां पे और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हॉस्पिटल का विरोध करना तो दूर, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश होती है, और उस हमले को जब पुलिस रोकती है तो पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया जाता है। मतलब इनको ना कानून व्यवस्था की चिंता है, ना इनको लोकतंत्र की चिंता है, ना इनको लोकसभा की चिंता है। मतलब ये वो लोग हैं जो किसान का चोला पहन के लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां प्रदेश की जनता इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, जहां सरकार लगातार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, जहां लगातार ये कोशिश हो रही है कि एक एक जीवन कीमती है उसको बचाया जाए, वहीं ये एजेंडाधारी किसान का चोला पहनकर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी अराजकता नहीं हो सकती। शर्म आनी चाहिए गुरनाम चौधरी कांग्रेस जैसे की नेताओं तरफ को। से मैं कुमारी सैलजा को सुन रहा था, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब भी बीजेपी और जेजेपी के नेता निकलेंगे तो इस तरह के विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये सब? देखिए, ऐसा है, ये भी बड़ी शर्म की बात है, जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है, जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने वोट देके चुना है, कुछ एजेंडाधारी लोकतंत्र का अपहरण करके ये चाहते हैं कि वो समानांतर अपनी सरकार चलाए, वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए, और उन एजेंडाधारियों की जो राजनीतिक माता है वो ये कांग्रेस ही है। ये सारा जो एजेंडाधारी कर रहे हैं, आपने देखा कल जिस तरह से हिसार के अंदर किया गया, उसके बाद उनके समर्थन में कौन आया? यही एजेंडाधारी, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है, चाहे वो कुमारी सैलजा है। आपको याद होना चाहिए, शिव कुमार कक्का एक किसान नेता जो इस आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने बाकायदा मीडिया में आके आरोप लगाया था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस से सेटिंग हो गई है, 10 करोड़ रुपया ले लिया है, रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह के साथ गुरनाम चढ़ूनी की मीटिंग हो चुकी है। ये सब चीजें तो मीडिया के सामने आ चुकी हैं। क्या इससे पता नहीं लगता कि ये अराजकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, इस एजेंडे के पीछे किन एजेंडाधारियों का दिमाग है, वो हमारे सामने है, प्रदेश की जनता देख रही है उसको। प्रवीण अत्री जी, लेकिन कुल मिलाकर ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को शुरू हुए, 7 महीने के अंदर सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि किसान संगठनों से आपने बातचीत की, 11-12 दौर की बातचीत भी हुई, अगर बातचीत के बाद हल नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे प्रकरण में दखल दिया, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, रास्ता तो निकालना चाहिए सर ना। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी तस्वीरें कब तक सामने आती रहेंगी? देखिए, आपने जो बात कही सही है। सरकार ने 12 दौर की वार्ता की, सरकार ने 12 दौर की वार्ता में हर शंका के समाधान का प्रयास किया, यहां तक प्रस्ताव दिया कि जो जो आपने शंकाएं प्रकट की हैं उन शंकाओं का समाधान सरकार करेगी। उसके बावजूद अपने हक पे ये हकधर्मी अड़े रहे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पे स्टे लगा दी, उसके बाद किस बात का आंदोलन भाई? उसके बाद किस चीज के लिए आंदोलन?
मतलब ना तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हो, ना आप पार्लियामेंट की मान रहे हो, ना जो आप वार्ता करने सरकार के पास से सरकार के प्रस्ताव की मान रहे हो। मतलब आप किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हो। आप ये कहते हो कि साहब डंडा लेके आ जाओ, झंडा लेके आ जाओ, हम घुसने नहीं देंगे, हम उतरने नहीं देंगे। मतलब ये कि आप समानांतर गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा है। देखिए एक चीज को समझिए, हरियाणा लेकिन प्रवीण अत्री जी, साफ तौर पर किसान संगठन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर जो स्थितियां आगे चल के बिगड़ेंगी, उन स्थितियों से बचने के लिए वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर रहे हैं। अरे भाई, जो हुआ ही नहीं तो उसकी कल्पना किस बात की? जो हो रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना डाल रही है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं? जिस तरह से एमएसपी पे लगातार खरीद हो रही है, उस पे बात क्यों नहीं? जिस तरह से एमएसपी बढ़ाई जा रही है, उस पे बात क्यों नहीं? और अगर आप इतने किसान हितैषी हो तो आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जब आपने किसानों के हक के लिए या किसानों का कहीं भला किया हो। पंजाब के अंदर गन्ने का भाव है 320 रुपए, हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपए, 30 रुपए क्विंटल का अंतर है। पंजाब के किसान का 10,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान हो जाता है गन्ने में, वहां तो आपकी आवाज नहीं निकलती। हरियाणा में जिस तरह प्रवीण अत्री जी, एक सवाल, आपने इतनी सारी बातें रखी, जो ये इस आंदोलन को, जो किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, आपकी नजर में वो क्या है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं? देखिए, मैंने पहले बताया है कि जो ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, मेरे बताने से पहले तो शिव कुमार सत्ता बता चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस के साथ साठगांठ हो गई है, 10 करोड़ रुपए ले लिया है। मेरे से पहले तो उन्हीं के साथी नेता बता चुके हैं, और वो तो बाकायदा रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह का नाम ले चुके हैं। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या होगा प्रदेश की जनता के सामने? सीधा सा मतलब है, जो लोग चुनाव लड़के अपनी जमानत तक गवा चुके, जिनको जनता ने 1500 वोट के काबिल नहीं समझा, वो लोग लगातार प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, लगातार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं, लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका हनन करते हैं। साहब, आप दावा करते हो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का, क्या सामने वाले के लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? क्या संविधान में सामने वाले को अधिकार नहीं? प्रवीण अत्री जी, सवाल लूंगा आपसे अगला, और हमारे साथ बजरंग दास जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। बजरंग दास जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रवीण अत्री जी से हमने तमाम सवाल किए इस आंदोलन को लेकर और कल हिसार के अंदर जो हुआ उसको लेकर। प्रवीण अत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि इस आंदोलन में अब पूरी तरह से अराजक तत्व शामिल हैं और जो इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और इस आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। कांग्रेस का मैं स्टैंड जानना चाहूंगा। देखिए, मेरे साथी प्रवीण अत्री जी कुछ भी कहे अलग बात है, उनका तो कहना यही बनता है कि वो सरकार के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथी से, भी देश के अंदर, यहाँ हरियाणा के अंदर धारा 144 लगी हुई है। जनता के लिए तो धारा 144 है, मुख्यमंत्री लिए धारा 144 नहीं है। बिहार शादी के अंदर जाने के लिए 11 से ज्यादा आदमी जा नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति को दान देना है संस्थान भूमि में, 11 आदमी से ज्यादा जा नहीं सकते। क्या मुख्यमंत्री जी को ये लागू नहीं है? हॉस्पिटलों में सैकड़ों आदमी इकट्ठे कर लिए, वो अलाउड है, जनता के लिए अलाउड नहीं है। जब सरकार को पता था अभी तकरार की स्थिति है, किसानों ने कहा भाई मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, और सरकार के प्रतिनिधि जो बैठे हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए। बजरंग दास जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल दौरा था हिसार के अंदर, क्या करने वो आ रहे थे? क्या आपको पता है हिसार के अंदर अगर वो दौरा करने आए, किस वजह से वो दौरा करने आए? मैं देखो महबूब जी, सारी बात जानता हूँ किस उद्देश्य से आए थे। 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया है इस वक्त प्रदेश को, देश को जरूरत क्या है? बजरंग दास जी, सुन लो पहला, मेरी बात सुन लो पहला, तो ऐसी फिर आप बोल लेना। 500 बेड का जो हॉस्पिटल जिंदल परिवार ने जो स्कूल के अंदर जगह दी और ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई दी, उनको बुलाना तक भी उन्होंने, सरकार ने उस उद्घाटन के अंदर मुनासिब नहीं समझा। कहीं उनका नाम नहीं है। आप देखिए, मैं कई चीजें ऐसी मैं बोलना नहीं चाहता,
जो जनता को तकलीफ है, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, मुझे राजनीतिक से कोई उद्देश्य नहीं। हम भी चाहते हैं एक कोरोना की लड़ाई के अंदर हमें मिलजुल कर एक होकर मतलब जनता के हित की लड़ाई लड़नी। तो बजरंग दास पुनिया जी, फिर प्रदेश अध्यक्ष आपकी कुमारी सैलजा मीडिया के सामने आती हैं और वो कहती हैं कि बीजेपी जेजेपी के नेता जब भी सड़कों पर आएंगे तो ऐसे विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा, फिर वो चाहे कोरोना के लिए 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन ही करने क्यों ना रहे हो, फिर ये तो चीज गलत हुई ना। देखिए वैभव जी, 500 बेड का उद्घाटन कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कर सकते थे। सरसा के अंदर 2 हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया। दुनिया भर के सरकारी उद्घाटन किए मुख्यमंत्री जी ने, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किए हैं। यहाँ कैसे क्या तूफान आ गया था जब मुख्यमंत्री जी को पता लग गया किसान आंदोलनरत है, किसानों ने कहा मुख्यमंत्री विरोध करेंगे, जिला प्रशासन को 2 दिन पहले बता दिया। मुख्यमंत्री या तो अपने जो प्रतिनिधि सरकार के थे जिला प्रशासन के माध्यम से किसानों से मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच आएंगे, उद्घाटन करेंगे ही, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जहां तक संभव होगा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जहां पर संभव होगा वो आकर खुद उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि वर्चुअली उद्घाटन करना चाहिए उनको। बजरंग दास जी, लौटूंगा आपके पास, प्रवीण अत्री जी आपके पास भी आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। बजरंग जी, लौटूंगा आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, आपको सुना भी जाएगा पूरी तरह से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन की कहा जा सकता है नींव रखी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, कल इस आंदोलन के बीच जो तस्वीरें सामने आई हिसार से, उन तस्वीरों को लेकर रात में हमने आईजी हिसार रेंज से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान जो वहां पर आंदोलनकारी मौजूद थे वो ट्रैक्टर तक चढ़ा रहे थे पुलिस वाले के ऊपर, प्रदर्शन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर। इन तस्वीरों को आप जायज ठहराएंगे गुरनाम जी? देखिए, हमारे लोग जो है शांतिपूर्वक वहां प्रदर्शन कर रहे थे। केवल इतना था कि हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर इन्होंने डंडे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, प्लास्टिक की गोलियां छोड़ी। और एक हम सीन आपको बड़ा अच्छा दिखा सकते हैं कि हमारी लेडीज प्रधान और महेंद्र सिंह एक लड़का था जिसकी टांग में गोली लगी है, ये दोनों को हमारे जिला प्रधान का बेटा था, वो इन दोनों को बातचीत के लिए बुलाया और बातचीत के लिए अलग से बुला के इनके ऊपर बुरी तरह से लाठियां फेली, बुरी तरह से लेडीज के ऊपर भी लाठियां फेली। और उसका वहां कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, सारी जेंट्स पुलिस थी। और इतना वो औरतें जो आपने जिसकी दिखी हुई जो पूरी खून में लथपथ है, वो आप औरत देख सकते हैं। 60 साल की औरत है, भागने में सक्षम नहीं है और भारी औरत है। उसको जो है बुरी तरह से पीटा गया। चढ़ूनी जी, जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में ये देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। एक आंकड़ा मेरे पास है, जो हिसार रेंज के जो आईजी, उनसे बातचीत हमने की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 20 पुलिस वाले इस हमले में घायल हुए हैं, जिनमें से 5 महिला पुलिसकर्मी हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करिए। बैरिकेड्स तोड़ना शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है? पुलिस की टीम पर हमला कर देना शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है? गुरनाम जी, देखिए वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा है। बाकायदा महिला पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, डीएसपी साहब के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, और ये खुद जो यहाँ पे बैठ के अब यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं गुरनाम सिंह, इन्होंने खुद मीडिया में इस बात को चढ़ूनी जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रवीण जी, लौटूंगा आपके पास। चढ़ूनी जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। प्रवीण, लौटूंगा आपके पास। उद्घाटन करते हैं तब कोरोना नहीं रहता, तब ये सारे कानून खुद ब खुद तोड़ देते हैं। अगर मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री पे, यहाँ के गृह मंत्री पे, यहाँ के अधिकारियों गुरनाम जी, एक सवाल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहूंगा, आपके नजरिए में महामारी विश्व में है या नहीं? कोरोना विश्व में है या नहीं? हाँ या ना गुरनाम जी? कोरोना नाम की कोई महामारी है या नहीं विश्व में? जी,
करूंगा। कोरोना नाम की कोई महामारी विश्व में है या नहीं? आपका नजरिया क्या है कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना का हम अपने धरनों पे हम देसी इलाज करा रहे हैं। हर जो हमारा लंगर है उसमें काढ़ा चलवा रहे हैं। यहाँ पे जो टीका लगवाना चाहता है उसको टीका लगवा रहे हैं। हमने अपने डॉक्टर बैठाए हुए हैं। तो जब मानते हैं आप महामारी है, तो महामारी के दौरान सबसे जरूरी अस्पतालों का रुख करना है, सबसे जरूरी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार करना है, मेडिकल फैसिलिटीज को सुधारना है। अगर उसको सुधारा जाता है आंशिक तौर पर ही सही, अगर शिकायतें तमाम मिली प्रदेश के अंदर से, तस्वीरें तमाम सामने आई, लेकिन उसके बाद भी अगर 500 बेड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, मुझे नहीं लगता है विरोध करना सही होगा। प्रवीण अत्रे जी, आपके पास लौटूंगा। मानते भी हैं गुरनाम चडूनी जी की महामारी है, महामारी के बीच जिस तरह की कल तस्वीरें आई उसको फिर जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, जिसको कहते हैं राजनीतिक पाखंड। ये राजनीतिक पाखंड किस तरह का है हमें समझने की जरूरत है। ये लोग किसानों को कहते हैं कि साहब आप अपना टेस्ट मत करवाइए, आप वैक्सीन मत लगवाइए, जबकि खुद जाके चुपचाप ये वैक्सीन लगवा लेते हैं, खुद ये इलाज भी ले लेते हैं। जब राकेश टिकैत की फोटो वायरल हो गई कि उसने खुद वैक्सीन लगवा ली, तब इनकी सच्चाई की पोल किसान भाइयों को पता लगी कि ये कितने बड़े पाखंडी हैं। ये कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जो है वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने क्यों आ गए? अरे सब इस महामारी के अंदर जब इस तरह के हालात हैं और प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए, और उसी वजह से 500 बिस्तर का एक हॉस्पिटल बनाया जाता है हिसार में, जिसको जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं वो पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और ये उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रदेश के चुने हुए मुखिया हैं। लेकिन उनके ऊपर सवाल कौन खड़ा करता है? जो व्यक्ति चुनाव में किसी भी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर न टूटे, सिचुएशन ऐसी ना हो कि अंडर कंट्रोल वो ना हो पाए, जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना इन सिचुएशन को संभालना, इन माहौल को संभालना। देखिए वैभव, बिल्कुल सही कहा आपने। जब पुलिसकर्मी वहां पे हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए खड़े थे, मुख्यमंत्री जी जा चुके थे, लेकिन इन उपद्रवियों ने हॉस्पिटल पे हमला करने की कोशिश की, तब पुलिस को जवाबी कार्रवाई के लिए इनको रोकना पड़ा। ये खुद सोशल मीडिया पे मान चुके हैं कि हाँ ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई। इसी बात का जवाब गुरनाम सिंह चडूनी से जल्दी से ले लेते हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। प्रवीण अत्रे जी, गुरनाम सिंह चडूनी जी, कल क्या उन प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश की? अस्पतालों की जरूरत, गुरनाम सिंह चडूनी जी, बिस्तर की जरूरत है। प्रवीण अत्रे जी, रोकूंगा आपको। कोई अस्पताल में घुसने की कोशिश की नहीं कि वहां की कोई वीडियो दिखा दे कि हम अस्पताल में घुस रहे थे, कोई तोड़-फोड़ कर रहा था, कोई कुछ गलत कर रहा था, कोई वहां पे ये वीडियो दिखा दे, ये ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई है डीएसपी पे, क्या मंत्री वीडियो दिखा दे और तमाम चीजें हैं कि अगर किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे उन्होंने अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश की तो उसका वीडियो दिखा दें। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़े। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। गुरनाम सिंह चडूनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आंदोलन, उपद्रव और सियासत ने एक और संजीवनी दे दी है प्रदेश के अंदर सियासत को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक।